Good morning, students. Today we will do most important, valuable, and base of the English language tense. जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे मेन आधार है, सबसे ज़रूरी है टेंस, जिसको आमतौर पर बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। सभी बच्चे मैंने सुने हैं कहते हुए कि बचपन से हर जो भी टीचर आता है बोलता है टेंस करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को टेंस आते नहीं। इवन 12th क्लास भी कर जाते हैं लेकिन उन्हें टेंस नहीं आते। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से इजी कंसेप्ट से, इजी एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज मीन्स दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि वी आर नॉर्थ इंडियन, हम वी थिंक इन हिंदी एंड वी स्पीक इन हिंदी। हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी का अहम रोल होता है। तो हमें दोनों भाषाओं में, जिससे हम अच्छे से समझ सकें, ऐसी भाषा में मैंने इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज टेंस। हम टेंस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है, क्या चीज़ है, क्या इसकी डेफिनेशन है। सो लेट्स डू इट। व्हाट इज टेंस? टेंस is the form of a verb that shows the time something happened or is going to happen or still going on. टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम को दर्शाती है। समथिंग हैपन, जो कुछ हो चुका है, और इज़ गोइंग टू हैपन, या फिर होने जा रहा है, या होने जा रहा मतलब होगा आगे फ्यूचर में, और स्टिल गोइंग ऑन, या फिर अभी भी हो रहा है। ऐसा कोई भी कार्य जो हो चुका है, होगा, या अभी भी हो रहा है, ऐसे कार्य के समय को बताने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो टेंस है। एग्जाम्पल जैसे समझेंगे, सी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में गोज़ शोज दैट इट इज़ प्रेजेंट टेंस। जो गोज़ है वो वर्ब की फॉर्म है, वो ये दिखाती है कि ये प्रेजेंट टेंस है। इट सजेस्ट दैट सी रेगुलरली गोज़ टू स्कूल, ये सजेस्ट करती है कि वो नियमित रूप से स्कूल जाती है। उसके समय को बताती है, उसकी नियमितता को बताती है। तो कोई भी वर्ब जो उसके कार्य हो चुका है, हुआ, होगा, हो रहा है, रेगुलर होता है, इस ऐसे समय को बताए, वो वर्ब टेंस होता है। टू शो द टाइम, टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ऐसे टाइम को दिखाने के लिए टेंस को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है किसी न किसी क्लास में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फर्दर दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आगे ये 4 भागों में बांटे गए हैं ये तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी 3 टेंस, हर एक टेंस 4 भागों में बांटा है। सो ईच टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मीन्स 3/4 मीन्स 12 टेंस इन टोटल। अगर 3 टेंस को 4 भागों में, इसका मतलब 3 को 4 से गुना करें तो 12 टेंस टोटल होते हैं। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने से पहले हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखो, ये एक टेंस चार्ट है। ऐसे आपको भी एक चार्ट प्लान बना लेना है। हालांकि इसमें कुछ बातें नहीं हैं, वो जो डिटेल में बताऊंगा उसमें से आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर वो 3 को 4 से गुना यानी 12 जो बॉक्सेस हैं वो हैं। इधर सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये कंटिन्यूस के, ये परफेक्ट के और ये परफेक्ट कंटिन्यूस के पार्ट हैं। तो इंडेफिनिट पहले सभी की पहचान करेंगे।
12 की 12 टेंस होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान इन्होंने अलग से ऊपर दे रखा है। प्रेजेंट की सभी की है, हैं, हो, हूँ इत्यादि होती है, लेकिन हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट है उसकी पहचान ता, ते, थी के साथ था, थे, थी लगा देते हैं। ता था, ते थे, ती थी। या फिर या, ये, ई, छोटी, बड़ी, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे। जैसे उसने खाना खा लिया, मैं कल वहाँ चला गया, वो चली गई, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता था, ते थे, ती थी के अलावा या, ये, ई, छोटी, बड़ी। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है गा, गे, गी। करेक्ट। अब बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस 3 कंटिन्यूस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस, 6 टेंस होते हैं कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस मीन्स लगातार चलना। तो जब कंटिन्यूस की बात आ गई तो एक पहचान, यानी कहाँ कहीं पर भी रहा आ जाए तो इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है। रहा आए तो मीन्स रहा, रही, रहे, कुछ भी एक, ये आए तो कंटिन्यूस है। फिर कौन सा कंटिन्यूस है? इनके साथ अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, था तो पास्ट कंटिन्यूस, होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस। मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे कोई आया है तो पास्ट कंटिन्यूस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। समझे? यानी रहा आ गया तो कंटिन्यूस से 6 में से कोई एक, उसके साथ है तो प्रेजेंट, था तो पास्ट और होगा तो फ्यूचर। ओके, 3 कंटिन्यूस की पहचान क्लियर। लेकिन इन्हीं के साथ अगर हम से लगा हुआ है पहले से ही, से यानी समय से, तो फिर हो गया वो परफेक्ट कंटिन्यूस ये टेंस। जैसे सेम इन्हीं के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। से रहा था, से रही थी, से रहे थे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में केवल अंतर है समय का, से का। से मीन्स इतने समय से, जो सिंस फॉर के साथ टाइम आता है, नीचे दिया भी है। अगर ये कहें कि जैसे वो खेल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो 1 घंटे से खेल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो समय या बगैर समय के, तो 6 टेंसों की पहचान क्लियर। अब बात आती है आगे परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस की पहचान जैसे चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया है, ख़त्म हो गया है, हो लिया है, मतलब इत्यादि। जैसे इसमें दे रखे हैं लिया, ली, ली इत्यादि, यानी ख़त्म होने की बात होती है इसमें कार्य की। चाहे चुका से आए, समाप्त होने से आए, हो गया, लिए, लिया हो आ जाए, ऐसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया है, ख़त्म हो गया है, हो लिया है, ऐसा कुछ भी। और है की बजाय था तो पास्ट परफेक्ट और होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, हो गया था, चला गया था, समाप्त हो गया था तो पास्ट परफेक्ट। और अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, हो लिया होगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये थी 12 टेंसों की पहचान। ये हम यहाँ चार्ट के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं कि एक बार इकट्ठे करेंगे तो हमें जल्दी से समझ में आएंगे और याद होंगे। अब जो 3 मेन बेसिक बात होती है इस चार्ट के माध्यम से, पहचान हो गई हिंदी के अनुसार। फिर अब उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बात करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। जैसे आगे मैं बताऊंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर एक टेंस आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। हर एक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। टेंस के हिसाब से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन होते हैं, हर एक टेंस के हैं। लेकिन पहले 2 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों टेंसों के सिंपल सेंटेंस में कुछ अलग होता है, बाकी 3 सेंटेंस में अलग होता है। लेकिन इन 2 टेंस को छोड़ दें हम, बाकी सभी टेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सिंपल में है वही नेगेटिव में, वही इंटरोगेटिव में, सब में एक टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में सेम आती हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनमें क्या है, इनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ना तो इसमें आती और ना इसमें आती। इनमें बगैर हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। अर्थात
प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट के साथ एस, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी 3 प्रकार के वाक्य में इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू डज और इसमें आती है डिड। और डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म और डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। आई और वी के साथ शैल अगर सिंपल फ्यूचर बताना है तो, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल, और वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। तो यानी फॉर्म लगभग फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल को छोड़कर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में तो हालांकि फर्स्ट है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस लग जाता है, नहीं तो मोस्टली तीनों इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, डू डज डिड और विल शैल। फिर आते हैं कंटिन्यूस जैसे कि बताया था पहचान में, वैसे ही वर्ब में भी है कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। 6 टेंसों में सेम वर्ब आती है, या तो वर्ब फोर्थ फॉर्म, इसमें जैसे इसमें दिखा रखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या हम उसको कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो 6 टेंसों में आ गई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट टेंस, तीनों के परफेक्ट में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 12 के 12 टेंसों की पहचान हो गई, वर्ब हो गई ऑलमोस्ट तीनों में इन फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, और 6 टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होती है। अब हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि दोबारा से कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल को छोड़कर डू डज। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस को छोड़कर डिड। इसके सभी सेंटेंस में विल शैल। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस की वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूस की विल बी और शैल बी। इन्होंने शैल बी नहीं दे रखा, विल बी इसमें कहीं पर भी शैल नहीं दिया है, तो विल बी और शैल बी। परफेक्ट में हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। मैं बोल रहा हूँ, साथ में आगे डिटेल में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इनमें सिंस फॉर टाइम के साथ लगता है, सिंस पीरियड ऑफ टाइम और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये हमारा चार्ट है, चार्ट को अच्छे से बनाएंगे, इसमें कुछ बातें नहीं हैं वो और ऐड कर लेंगे। तीनों चीज़, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ओके, अब करते हैं टेंस डिटेल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान अब हर टेंस की अलग अलग से करते रहेंगे साथ में। जैसे कि पहले भी बताई है, ता है, ती है, ते हैं। अगर किसी वाक्य के अंतिम अक्षर वर्ड ये हैं हिंदी में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ता है। मेरे दादाजी रोज़ सैर को जाते हैं, ते हैं। तो ये टेंस हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अब नोट समझाया है, उपरोक्त दोनों वाक्यों में वाक्य के अंतिम शब्द ता है, ते है आए हैं, जिसका अर्थ है ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। उपरोक्त वाक्यों को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे? लेट्स डू इट, देखते हैं, लेट्स सी इट। ही, पहले वाक्य का वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अगला, मेरे दादाजी हर रोज़ सैर को जाते हैं, माई ग्रैंड फादर गोज़ फॉर ए वॉक डेली। अब नोट क्या है, उपरोक्त वाक्य इंग्लिश में सही से नियमानुसार किस प्रकार लिखे गए, यही टेंस है। क्या है? टेंस के हिसाब से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। हमें जैसे अभी हमने चार्ट में करते वक्त किए हैं, सिंपल, नेगेटिव, उनको हम पहले डिटेल से करेंगे। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं टेंस के हिसाब से। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव भी कह देते हैं, असर्टिव भी सेंटेंस कह देते हैं, सिंपल सेंटेंस जो भी। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले 2 टेंस को छोड़कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती सिंपल में। नहीं तो सभी प्रकार के टेंस के सभी सिंपल में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। तो आती है या नहीं आती है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्लस कंपलसरी है, चाहे वो कोई भी टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब तीसरे प्रकार का वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा तब वो वाक्य प्रश्नवाचक कहलाएगा। हाँ, कुछ वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में फोर्थ प्रकार का वाक्य होता है जिसमें दोनों प्रकार का हो, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब पॉइंट नंबर 3 देखो इसका। हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जैसा कि ऊपर बताया है, और हर वाक्य का स्ट्रक्चर सेम होता है सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट इंडेफिनिट, इनको छोड़ करके। इन 2 टेंसों के मैंने पहले भी बताया है, और ये 2 टेंस ही इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, 90%। इन दोनों टेंस में सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जबकि शेष तीनों प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हम वाक्य से समझेंगे, जैसे ये वाक्य मान लें, वह स्कूल जाता है, तो इंग्लिश में हो जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। अब वाक्य इसको नेगेटिव बनाएं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो देखो यहाँ सिंपल वाक्य में सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव बना तो फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे अगर प्रश्नवाचक बनाए क्या वह स्कूल जाता है, तब भी डज आ गई हेल्पिंग वर्ब, डज ही गो टू स्कूल। अगर वो चौथे प्रकार का वाक्य बनाए क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो यानी तीनों प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डज आई है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ही। अगर प्लूरल होता या आई होता तो लगती डू, लेकिन वो 3 प्रकार के वाक्य में, सिंपल में नहीं लगेगी। सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, और अगर वो प्लूरल वर्ब है या आई सब्जेक्ट है तो फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ भी नहीं। अब देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं केवल पहले वाक्य में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, शेष सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सिंपल सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, शेष सभी वाक्यों में होता है। ओके, अब नोट जो फोर्थ पॉइंट समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता। अब एस लगेगा या ई एस, ये डिपेंड करती है वर्ब के ऊपर। हम छोटी क्लास से ही करते आते हैं, बहुत सारे वाक्य में जब हम नंबर जेंडर करते हैं तो नंबर करते हैं तो किसी के साथ जैसे बेंच बेंचेस, बुक बुक्स, तो डिपेंड करता है उस वर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसी के अनुसार एस या ई एस आएगा। वो टॉपिक हमारे जेंडर का भी होता है, नंबर जेंडर नंबर का। तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, लेकिन अगर प्लूरल है प्लस या फिर आई है, इनमें से कोई एक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ऐसे ही जब 3 प्रकार के वाक्य हो, जब डू डज का प्रयोग करने की बात आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। अब जैसे ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हुई, ही के साथ गोज और आई के साथ गो। अब जैसे नेगेटिव में ही डज नॉट गो टू स्कूल और आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही है तो डज नॉट और आई है तो डू नॉट। ये क्लियर हुई इस टेंस की। अब हम करेंगे यूजेज, जो हमारे किस टेंस का प्रयोग, हमें ये तो पता चल जाएगा कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या, हम उसकी हिंदी के वाक्य को देखकर समझ जाएंगे कि ये वाक्य ये है तो इसके अंतिम अक्षर ये है तो इसका मतलब ये वो टेंस है। हमें पता चल गया कि मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर हमें उसका पता लग गया कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब आती है। फिर हमें पता भी चल गया सिंपल सेंटेंस तो हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर ये लगाना है, नेगेटिव है तो ये लगाना है। लेकिन किस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है और क्यों होता है, इसी को कहते हैं यूजेस।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें कभी भी कहीं भी राइटिंग करनी है, कोई भी पर्सन लिखना है, कोई पोइम का, किसी लेसन का, हमें कोई राइटिंग स्किल लिखनी है, कुछ भी राइटिंग करना है, तो हमें टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि किस टेंस का यूज कहाँ होता है और क्यों होता है। ओके, ये डिटेल का टॉपिक है। सो लेट्स डू इट। यूजेज नंबर 1 फॉर रेगुलर एक्शंस, अर्थात नियमित रूप से होने वाले कार्यों के लिए। जब आम तौर पर किसी भी सिंपल वाक्य में डेली, यूजुअली, ऑफन, एवरी एटसेट्रा आए हों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अर्थात कोई भी नियमित रूप से होने वाले कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। नियमित का मतलब है वो हर एक मिनट में होता हो, हर एक घंटे में होता हो, हर एक दिन में होता हो, हर एक साल में होता हो, हर 100 साल में होता हो, लेकिन नियमित रूप से होता हो। जैसे पूछल तारा मान ले कहें कि 100 साल में एक बार निकलता है, जब वो 100 साल में निकलता है इसका मतलब वो रेगुलर एक्शन है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे माई ग्रैंड फादर गोज फॉर वॉक डेली, या फिर एक सिंपल वाक्य में जैसे ये वर्ड बताइए पहचान के तौर पर हैं, अगर ये वर्ड आए हैं तो डेली, यूजली, ओपन, तो समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। माई ग्रैंड फादर गोज फॉर वॉक डेली। दूसरा सेंटेंस देख लेंगे, ही यूजली गोज टू प्ले टेनिस, वो प्राय टेनिस खेलने जाता है, तो यूजली आ गया, या वैसे नियमित कार्य है। सेकंड पॉइंट है फॉर हैबिचुअल एक्शन, अर्थात आदत वाले कार्यों के लिए। आदत वाले कार्य हैं जो आदत वे होते हैं जो नियमित करता हो, तकरीबन करता हो, तो आदत वाले कार्यों के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही ऑफन टेल्स ए लाई, वो प्राय झूठ बोलता है। आई डू रनिंग, मैं रेस लगाता हूँ मोस्टली, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य के लिए। जो ऐसा सत्य है, सार्वभौमिक का मतलब है सब माने, अर्थात ऐसा सत्य है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं झुठला सकता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है, इसको कोई झूठा नहीं बता सकता, सारी दुनिया मानेगी। 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं, यह सच्चाई है, सारी दुनिया मानेगी। तो ऐसी किसी भी सच्चाई के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अर्थात इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के लिए। इंग्लिश में ऐसा होता है जैसे अखबार होते हैं, हिंदी में अखबार में जो पास्ट की, जैसे कल खबर तो कल की है, आज अखबार छपता है तो कल पर जो हो चुका है कल तक वो खबर होती है। तो अखबार में हिंदी में होता है पास्ट में, जैसे कल ये हुआ, कल वार्ता असफल हो गई, तो भूतकाल में ही बताया जाएगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके हेडलाइंस में जो हेडलाइंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, जबकि उसके अंदर की खबर पास्ट में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखें, ये वाक्य है द सेंसेक्स गोज डाउन 500 पॉइंट्स, कल सेंसेक्स यानी शेयर बाजार का सेंसेक्स होता है स्वेदिश सूचकांक, वो 500 अंक गिर गया। अब ये हिंदी में होता तो वही गिरता कि सेंसेक्स 500 अंक लुढ़ का, यानी लुढ़ का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, यहाँ लगाएंगे हम गोज डाउन यानी गोज आई, और इसके अंदर की जब खबर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखे मिलेगा द सेंसेक्स वेंट डाउन 500 पॉइंट्स, अंदर की खबर में। लेकिन बाहर की हेडलाइंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे या फिर भारत पाकिस्तान की शांति वार्ता असफल हो गई, इंडो पाक पीस टॉक फेल्स। फेल्स अंदर की खबर में मिलेगा फेल्ड, लेकिन हेडलाइंस में फेल्स, क्योंकि हेडलाइंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जब कोई वाक्य हेयर या देयर से शुरू हो और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन लगा हो, तो उस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये है, अगर हेयर देयर से शुरू है, पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि हेयर ही कम्स, इसका मतलब क्या होता है, वो आ गया, हालांकि आ गया लगता है जैसे पास्ट का हो, लेकिन नहीं, जो सडन एक्सप्रेशन देते हैं कि वो आ गया या वो गया भाई, वो ऐसा कोई वाक्य है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, हेयर ही कम्स या फिर देयर ही गोज। नेक्स्ट है
फॉर लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री, अर्थात खेलों का सजीव वर्णन इंग्लिश में आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कमेंट्री जो होती है खेल, किसी भी खेल की, इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। कैसे? जैसे द बॉलर थ्रोज द बॉल, द बैट्समैन हिट्स इट हार्ड एंड इट गोज टू द फाइनल। सभी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, लेकिन हिंदी में क्या होगा? बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने जोर का प्रहार किया और गेंद सीमा रेखा से बाहर हो गई। कहीं यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे काम चल रहा है, कहीं हो गया है, अलग अलग टेंस लगेगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, टू नरेट ए पास्ट इंसिडेंट और आना चाहिए यहाँ पर और ए स्टोरी लाइवली, भूतकाल की किसी घटना या कहानी का सजीव वर्णन करने के लिए। भूतकाल की किसी घटना है, कोई कहानी है, कोई बात है, उसका सजीव वर्णन करना, अर्थात लाइवली, ऐसे जैसे वो अभी हों, ऐसे वर्णन करना है। आमतौर पर तुम्हारे लेसन बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ लेसन तो ऐसे पास्ट में होते हैं, एक बार ये था वो था, को बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे एक बार ये होता है वो होता है, तो प्रेजेंट में बताते हैं। जैसे कहानी देख लो, वंस देयर इज ए फार्मर, एक बार एक किसान होता है, ही हैज़ 4 सन्स, उसके 4 पुत्र होते हैं, दे ऑलवेज क्वाल टू ईच अदर, वे आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे सारी कहानी आप प्रेजेंट में बता सकते हैं या फिर पास्ट में बता सकते हैं। पास्ट में तो नॉर्मली है, पास्ट में तो बता देते हैं पास्ट की बात को, लेकिन पास्ट की बात को प्रेजेंट में तब बताते हैं जब सजीव वर्णन करना हो, जैसे कि अभी हो। जैसे एक बार एक किसान होता है जैसे अभी हो, उसके 4 पुत्र होते हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं बहुत सारे हमारे लेसन में, तो लाइवली वर्णन करने के लिए। पॉइंट नंबर 8, आइडियम्स फ्रेसिस, अर्थात मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियाँ भी इसी टेंस में होते हैं। जैसे लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट, जीवन वो होता है जो हम बनाते हैं, अर्थात जो हम बनाते हैं वही जीवन है, या यूनियन इज स्ट्रेंथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, ग्रेट मैन सेइंग, महान पुरुषों के या महान या महापुरुषों के कथनों को भी इसी टेंस में कहा जाता है। जैसे मान ले, ये मैंने डिटेल में बताया है, जॉन कीट्स ने कहा है, ये ना भी बताएं, अगर ये कहें ब्यूटी लाइज एवरीवेयर इन नेचर, सुंदरता प्रकृति की हर चीज़ में है, ये जॉन कीट्स ने कहा था, वो एक प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो उन्होंने बात कही। ये महान व्यक्ति की बात जो फेमस हो चुकी है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहें। या फिर डू और डाई, करो या मरो, ये भी महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, डू और डाई। ओके, पॉइंट नंबर 10, टू डिस्क्राइब एनी प्री प्लान नियर फ्यूचर प्रोग्राम और फंक्शन, अर्थात किसी पूर्व नियोजित, 2 बात हैं, पूर्व नियोजित और नज़दीकी भविष्य के कार्यक्रम या फंक्शन को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। अर्थात पहले से योजना बना रखी है, नियर फ्यूचर में होना है ऐसा कोई भी इवेंट, प्रोग्राम, फंक्शन, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर्स मैरिज कम्स नेक्स्ट वीक, मेरी सिस्टर की शादी अगले सप्ताह है, कम्स आया है, जबकि नेक्स्ट है। या एनसीसी कैंप स्टार्ट्स टुमारो, कल एनसीसी कैंप शुरू होगा, बावजूद इसके कल है फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्यों? क्योंकि प्री प्लान है और नियर फ्यूचर में होना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि कोई सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लाइक, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, विच, बिफोर, आफ्टर, इफ, टिल, अनटिल, एटसेट्रा, अर्थात 7W वाली सारी जितनी भी कंजंक्शन हो सकती हैं, और भी बहुत सारे, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, इफ वगैरह, इन वाला कोई वाक्य हो, अर्थात इनमें से किसी प्रकार का एक वाक्य हो, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, और वाक्य के एक भाग में फ्यूचर का कोई टेंस आया। अब फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उनमें से कोई एक टेंस आया है तो वाक्य के दूसरे भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। कैसे समझेंगे? देखो, जैसे वाक्य है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अब ये इफ़ वाला वाक्य है,
और अगर इधर खाली स्थान है तो और इधर दे रखे हैं ही विल पास, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इधर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या वाक्य बना, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वो कठोर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। या व्हेन वी, यहाँ खाली स्थान हो, शिमला रीच वर्ब है, इट विल बी स्नोइंग देयर, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आया है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूरे वाक्य का मतलब होगा व्हेन वी रीच शिमला इट विल बी स्नोइंग देयर, जब हम शिमला पहुँचेंगे तो वहाँ बर्फ़ गिर रही होगी। तो वैन वाला वाक्य है, इफ़ वाला है। वाक्य के एक भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक वाक्य के दूसरे वाक्य में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो दोनों तरफ क्या आया दूसरे वाक्य में, दोनों वाक्य में दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट को शो नहीं करता, फ्यूचर के लिए आता है। इसकी हिंदी वर्क्स की ता है ती है नहीं आती कि वो कठोर मेहनत करता है, नो, करेगा। वैन वी रीच शिमला, यहाँ रीच पहुँचता नहीं, जब पहुँचेंगे, जब हम शिमला पहुँचेंगे। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन वाला वाक्य हो तो ये फ्यूचर को शो करता है, ना कि प्रेजेंट को, फ्यूचर के लिए आता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूजिंग पॉइंट, डिटेल वाला पॉइंट। ओके, देखते हैं। इन द सेंटेंस ऑफ स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, अर्थात स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब वाले वाक्यों में, अब नोट समझेंगे स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब होती क्या हैं। ये वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं जो वाक्य के कंटिन्यू फॉर्म में होते हुए भी कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं होता, अर्थात कंटिन्यूस फॉर्म में है, काम चल रहा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। हाँ, एक बात है, अगर वो प्राइमरी फंक्शन अर्थात प्राथमिक कार्य के लिए आई हो। अब ये बता देंगे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन का मतलब है जो चीज़ जिसके लिए बनी है, अगर वो वही काम हो रहा है तो प्राइमरी फंक्शन है, अगर वो दूसरा काम कर रहे हैं वहाँ चीज़ तो इसका मतलब सेकेंडरी फंक्शन है। स्कूल पढ़ने के लिए होता है, जो पढ़ने बच्चे जाते हैं तो प्राइमरी फंक्शन कर रहे हैं। पेरेंट्स फीस देने जा रहे हैं या जो टीचर नौकरी करने आते हैं वहाँ पढ़ाने, तो उनका काम होता है सेकेंडरी फंक्शन। ऐसे दुनिया में हर चीज़ जो बनती है किसी चीज़ के लिए तो वो उसका प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा काम हो रहा है तो सेकेंडरी फंक्शन है। तो अगर ये स्टैटिक डायनेमिक वर्ब वाला कोई वाक्य हो और काम कंटिन्यू में हो रहा है, हिंदी में लग रहा है कि हो रहा है, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि ये वर्ब स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब हैं। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब क्या होती, कितने प्रकार की होती है, देखो। दीज स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब 5 भागों में बांटी गई हैं। नंबर 1, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वाली वर्ब्स, अर्थात ये वर्ब ऐसी होती हैं जो बगैर किसी प्रयास के स्वतः होने वाले कार्यों के लिए प्रयोग होती हैं, अर्थात जो अपने आप होती हों बगैर किसी प्रयास के, ऐसे कार्यों के लिए यूज़ होने वाली वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं। जैसे सी माने देखना, जो अपने आप आंखों से दिखता है। वॉच माने भी देखना, कोई टीवी जो अपने आप दिख जाता है हमें। हियर सुनना, अपने आप कानों से सुनता हो। स्मेल सूंघना, अपने आप नाक से कोई चीज़ सूंघी जाए भाई। टेस्ट करना। फील महसूस करना। नोटिस ध्यान देना। रिकॉग्नाइज पहचान लेना, एट्सेट्रा। ये वर्ब ऐसी होती हैं जो बगैर किसी प्रयास के ऑटोमेटिक हो जाती हैं, इनको कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। अगर ये वर्ब में से कोई वाक्य आया है और काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, वर्ब ऑफ इमोशन। इमोशन से, भावनाओं से संबंधित वर्ब्स, जैसे कि वांट माने चाहना, विश माने इच्छा करना, हेट नफरत करना, लाइक पसंद करना, माइंड करना, केयर परवाह करना, होप आशा करना, एडमायर करना, फिर भय मानना, एक्सपेक्ट आशा करना इत्यादि। ये वर्ब हमारी इमोशन से रिलेटेड है, वर्ब ऑफ इमोशन। ये भी स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब होती हैं। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ थिंकिंग, जो हमारे दिमाग या सोच से संबंधित वर्ब होती हैं, जैसे कि थिंक सोचना, सपोज मानना, एग्री सहमत होना, कंसीडर भी मानना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, अंडरस्टैंड समझना, रियलाइज महसूस करना। ये हमारी समझ बूझ से या थिंकिंग से रिलेटेड वर्ब हैं, वो कहते हैं वर्ब ऑफ थिंकिंग। 4 टाइप है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस,
जो दिखने वाली चीज़ से रिलेटेड वर्ब हों, दिखने या प्रतीत होने से संबंधित वर्ब्स, जैसे कि लुक माने दिखना, सीन माने दिखना, अपीयर माने प्रतीत होना, एट्सेट्रा। अगला लास्ट फिफ्थ पॉइंट, वर्ब ऑफ पोजेशन अर्थात अधिकार या अधिपत्य से संबंधित वर्ब्स, अधिकार से रिलेटेड वर्ब, जैसे कि बिलोंग, बिलोंग होता उस रिलेटेड संबंधित, अर्थात वो चीज़ मेरे से बिलोंग करती है, मेरी है अर्थात। आउन माने अधिकार होना, ओ माने भी अधिपत्य होना। पोजेस अपने पास होना कोई चीज़, जैसे आई पोजेस 200 रुपीज़, मेरे पास इतने पैसे हैं, पोजेस करना। कंटेंट भी समाहित होना, जैसे दूध में ना, दूध जग में है, बैग में किताब है, मेरी जेब में पैसे हैं, कंटेंट समाहित होना, अर्थात ये सारी वर्ब अधिकार अधिपत्य से रिलेटेड हैं। ऐसे ही हैव, जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव मनी, आई हैव माइंड, यू हैव माइंड, एट्सेट्रा। ये वर्ब अधिकार अधिपत्य से संबंधित हैं। अब ये 5 प्रकार की वर्ब हुई, कौन कौन सी हुई? वर्ब ऑफ ए परसेप्शन नंबर 1, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ अपीयरेंस एंड वर्ब ऑफ पोजेशन। ये सभी प्रकार की आ गई। अगर इनमें से किसी प्रकार का कोई वाक्य है और काम कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है तो कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। देखो जैसे आई स्मेल समथिंग बर्निंग, हिंदी बनती इसकी मुझे कुछ जले हुए की दुर्गंध आ रही है, मुझे कुछ जलने की दुर्गंध आ रही है। काम हो रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, लगे होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आना चाहिए। आई एम स्मेलिंग, नो, क्योंकि स्मेल वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो क्या आएगा? आई एम स्मेलिंग की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट आई स्मेल। दूसरा, आई हियर स्ट्रेंज नॉइसेस, मुझे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रही हैं, हियर भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है। आई सी प्लेइंग द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को खेलते हुए देख रहा हूँ, वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी वर्ब है। आई फील गुड टुडे, आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, फीलिंग वर्ब ऑफ इमोशन से रिलेटेड वर्ब। आई थिंक ही विल पास दिस ईयर, मैं सोच रहा हूँ कि इस साल वो पास हो जाएगा, सोच रहा हूँ, लेकिन आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक, क्योंकि वर्ब ऑफ थिंकिंग से है। अर्थात ये स्टैटिक डायनेमिक वर्ब वाले वाक्य कंटिन्यूस फॉर्म में होते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब नोट देखो क्या है, उपरोक्त वर्णित सभी वर्ब्स अगर कंटिन्यूस फॉर्म में हैं लेकिन वाक्य में, अभी बात चली थी, प्राइमरी फंक्शन की बजाय सेकेंडरी फंक्शन की पूर्ति कर रही हों तो कंटिन्यूस टेंस में यूज हो सकती हैं। अर्थात सेकेंडरी फंक्शन मैंने बताया था, बिस्तर सोने के लिए होता है, वहाँ ताश खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है। वैसे ही बाज़ार चीज़ खरीदने के लिए होते हैं, तुम और कुछ काम गए, नौकरी करने जाते हो। अस्पताल बीमार होने पर, चोट लगने पर होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी मित्र के जिसको बीमार होगा उससे मिलने जा रहे हैं तो वो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं सारे। ऐसे ही जितनी वर्ब ये स्टेटिक डायनेमिक वर्ब की हैं उनका जो भी अर्थ होता है वही काम हो रहा है तो प्राइमरी फंक्शन, लेकिन जो अर्थ है उसकी बजाय दूसरा काम हो रहा हो तो वो सेकेंडरी फंक्शन होता है। और वो हो रहा हो कंटिन्यूस फॉर्म में हो तो फिर कंटिन्यूस टेंस आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे हम समझेंगे? इन वाक्यों के थ्रू। जैसे द जज इज हियरिंग आवर केस टुडे, जज आज हमारे केस की सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर हियर माने सुनना, कानों से सुनने वाला अर्थ नहीं है हियर का, जैसे भी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही, नो। यहाँ हियर का मतलब है जांच पड़ताल करना, सुनवाई करना। यहाँ केस की आज सुनवाई होगी, सुनवाई का मतलब आज उसकी प्रोसेस होगी केस की, तो यहाँ मेन से हियरिंग का प्रोसेसिंग है इसका मतलब, नॉट हेयर। हेयर का मतलब हियर नहीं है, प्रोसेस मीन्स है यहाँ पर। अगला जैसे वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह यूएसए जाने की सोच रहे हैं, अर्थात हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम अगले सप्ताह यूएसए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ वर्ब थिंक माने वो सोचना, सोचना नहीं है, यहाँ प्लान करना है थिंक का अर्थ।
तो कुछ सेकेंडरी अर्थ आ रहा है। थिंक का मतलब थिंक नहीं, प्लान करना है। आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, आज मैं अपने वकील से मिल रहा हूँ। यहाँ सी माने देखना नहीं है, बल्कि यहाँ सी का मतलब मीट, मिलना है। द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट ऑफ फूड, कुत्ता भोजन के पैकेट को स्मेल कर रहा है, अर्थात खोज रहा है। वो भोजन के पैकेट को खोज रहा है, सर्च कर रहा है। वो स्मेल कर रहा है मतलब सूंघ सूंघ के ढूंढ रहा है उस पैकेट को। यहाँ पर स्मेल सूंघना नहीं है, बल्कि यहाँ स्मेल का अर्थ है सर्च करना। तो यहाँ पर ये सारी वर्ब सेकेंडरी फंक्शन के लिए आ रही हैं, नॉट प्राइमरी फंक्शन। अगला वाक्य एक और है, देखो। ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेज, वो अपने चश्मे खोज रहा है। लुकिंग का मतलब यहाँ देखना नहीं है, खोजना है। ही इज सर्चिंग फॉर हिज ग्लास, मतलब सर्चिंग हिज ग्लासेज। लुक फॉर का मीन्स हो सर्च करना, तो यहाँ अर्थ अलग आया है। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट की नाड़ी को देख रहा है कि नाड़ी कैसी चल रही है। यहाँ फील करना वो फील नहीं है जो अपने आप फील करते हैं दिल से, मन से। नो, यहाँ फील करना है ऑब्जर्व करना, कि वो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब उसकी नाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है डॉक्टर कि कैसी चल रही है। तो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन हो रहा है इन सभी वाक्यों में, तो इसलिए अगर काम चल रहा है तो कंटिन्यूस टेंस आ गया और आ सकता है। लेकिन अगर वो प्राइमरी फंक्शन कर रही हैं तो कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस, जितने भी तुम्हारे 12 टेंस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये 90% यूज़ होते हैं आप किसी भी राइटिंग में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी राइटिंग स्किल में, किसी बोलने में, हर चीज़ में। और जैसे लगभग 45 के करीब यूजेस होंगे सभी टेंसों को मिलाकर, वहाँ तो 12 तो यूज इसी टेंस के हैं, 8-9 अगले टेंस के हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो लगभग आधे के करीब तो दो टेंसों के यूज़ हैं, बाकी के कम। एक तरफ आधे के लगभग यानी 45% इन दो टेंसों के और 55% बाकी सभी टेंसों के, 10 टेंस के। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है। आपको अच्छे से समझने के लिए बार बार ये वीडियो देखो, मैंने अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इनको समझाया है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर इस टेंस को अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।